डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसबीएम में। आइए आज हम सॉल्व करते हैं सीटेट, जो कि बेहद महत्वपूर्ण एग्जाम है और इसी माह लगभग 20 अगस्त को प्रस्तावित है। तो बहुत कम समय बचा है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप फटाफट रिवीजन करें। उसी रिवीजन के बतौर हम लोग पुराने क्वेश्चन पेपर के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। आज हम देखेंगे सीटेट दिसंबर 2019 का जो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागॉगी से संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे, यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, उसी को हम लोग आज फिर से सॉल्व कर रहे हैं। सीटेट को अगर आपको क्वालिफाई करना है तो पहली बात कि आप तो पुराने क्वेश्चन को ज़रूर 2-3 बार सॉल्व कीजिए और जो आपका एनसीईआरटी की जो किताबें हैं उसको भी एक बार ज़रूर रीड कीजिए। तो आइए उसी क्रम में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, यानी बाल विकास शिक्षा शास्त्र से संबंधित 30 क्वेश्चन हैं, उसी को हम लोग सॉल्व करेंगे इस पार्ट में। और भी पुराने क्वेश्चन पेपर, फुल क्वेश्चन पेपर एनालिसिस अपलोड किया जा चुका है, आप चाहें तो चैनल पर विजिट करके अवश्य देख सकते हैं। तो आइए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा ये कहते हुए तान्या से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैं तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांतों के अनुसार नूर का कथन डैश अभिन्यास प्रारूप को डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो ये लॉरेंस कोलबर्ग हुआ या आपका वाइगॉट्स्की का हुआ और खासकर जीन पियाजे, ये तीनों को आपको बेहद अच्छी तरह से पढ़ा होना चाहिए क्योंकि इन तीनों से संबंधित लगभग 2-3 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। तो देखिए, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, आदान प्रदान या परंपरागत, एक्सचेंज एंड कन्वेंशनल होगा। ऑप्शन 4 सही होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं? तो उसको हम बोलते हैं जेंडर रूढ़िवादिताएं या जेंडर स्टीरियोटाइप्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में पाठ्यचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किस लिए महत्वपूर्ण है? तो इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वाइगॉट्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, पाढ़ या ढांचा। ऑप्शन 3 होगा स्कैफोल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 5 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। क्वेश्चन नंबर 6 है, डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। किसने कहा, किसके अनुसार? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, लेव वाइगॉट्स्की। क्वेश्चन नंबर 7 है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो उसको ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषताएं हो सकती हैं? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं और जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे समाजीकरण कहा जाता है। ऑप्शन 1 सही होगा, सोशलाइजेशन। डियर स्टूडेंट्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर सीटेट को बेहतर अंकों के साथ क्वालिफाई करना है तो आप लगभग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो हैं 2-3-4 सालों के उसको सॉल्व कीजिए और उनका अनसॉल्व और सॉल्व पेपर दोनों आता है, दोनों को सॉल्व कीजिए और लगातार आप जो आपकी लगभग ऑथेंटिक किताब है, AK सिंह की किताब हुआ, मंगल की किताब है, आपको उसको SP कुलश्रेष्ठ की पुस्तकों को अवश्य पढ़ना चाहिए और साथ ही जो आपके NCERT की किताब है उसको भी ध्यान से पढ़ना चाहिए, तभी आपके सीटेट में बेहतर मार्क्स
प्राप्त हो सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होता है या क्या किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर 1, तो एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। ऑप्शन 1 सही होगा। नॉलेज इज कंस्ट्रक्टेड बाय द लर्नर। क्वेश्चन नंबर 12 है, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है? यानी जो कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन है उसमें क्या शामिल है? सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिणामिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो आपका इंक्लूसिव क्लासरूम है उसमें टीचर को क्या करना चाहिए? तो उसको यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक विद्यार्थी कक्षा में निम्नलिखित लक्षण प्रदर्शित करता है। कौन कौन से लक्षण प्रदर्शित करता है? देखिए, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पहले पढ़े हुए पाठ को समझने या याद करने में कठिनाई। ये किसके सूचक हैं? तो इसका आंसर होगा कि अधिगम अशक्तता वाले विद्यार्थी के। ऑप्शन 3 होगा। स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटी। ऑप्शन 3 सही होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 16 है, एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है या संबंधित कर सकता है? तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों के विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। ऑप्शन 4 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। ऑप्शन 3 सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा कारक कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है? तो सार्थक अधिगम का पक्ष लेने वाला जो कारक है कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है? तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, साधन साध्य विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन से शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षक प्रणाली नहीं है? ध्यान से देखिए, ऑप्शन में पूछा जा रहा है प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली कौन सा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं? किस प्रकार का बर्ताव किया जा सकता है जो बच्चे कक्षा में ध्यान नहीं दे रहे हैं? तो उनसे बात करके तथा उनकी अभिरुचि का कारण जानने की कोशिश करके इनसे बच्चों को विश्वास दिलाया जा सकता है कि वो कक्षा में सही से बर्ताव करें। ऑप्शन 3 सही होगा। याद रखिए, जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो आप हमेशा लगभग 90% पॉजिटिव रहा जाता है। पॉजिटिव जो भी पॉजिटिव हो उसका आप नहीं समझ में आता तो आप पॉजिटिव जो हो उसमें आप उसको
ऑप्ट कर सकते हैं उसको। क्वेश्चन नंबर 22 है, संरचनावादी उपागम बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक क्या है। तो ज्ञान की संरचना के लिए जो आवश्यक है उसको क्या बोलते हैं, तो विद्यार्थी का पूर्वाज्ञान, प्रायर नॉलेज ऑफ द लर्नर, की जो पूर्वाज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। संरचनावादी जितने कंस्ट्रक्टिविस्ट हैं वो कहते हैं कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत आवश्यक है। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहजानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देनी चाहिए। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, संज्ञानात्मक एवं संवेग के बीच किस प्रकार का संबंध होता है। जो आपका कॉग्निशन एंड जो इमोशंस है उसमें किस प्रकार का रिलेशनशिप है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर होगा बाय डायरेक्शनल यानी द्विदिशीय, दोनों के बीच एक गतिशील पारस्परिक क्रिया होती है। ऑप्शन 4 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। कौन से कारक हैं जो लर्नर जो आपका शिक्षार्थी है उसको प्रभावित करते हैं, कौन कौन से कारक हैं। तो देखिए, जो लर्नर है या जो अधिगम करता है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, एक तो विद्यार्थी का अभिरुचि, विद्यार्थी का सामूहिक स्वास्थ्य, शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ या विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ। ये आपके यानी चारों सही होंगे। ऑप्शन 4 सही होगा, 1 2 3 4। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। ऑप्शन 1 सही होगा। सोशल इंटरेक्शन, ऑप्शन 1 सही है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से बता दें कि ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका सीटेट 2019 का पेपर है और ये पेपर 2 का क्या है, पेपर 2 का पार्ट 1 यानी जो पेडागॉगी है, शिक्षा शास्त्र से संबंधित है, उससे NCTP का पेपर है ये, उसी को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं। आपका एग्जाम नज़दीक है तो आप इसको रिवीजन के तौर पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, तो 27 का देखिए, जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसा कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार या बैच प्राप्त करना, ऐसी स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है। तो ऐसी स्थिति में एक संभावना उत्पन्न होती है जो अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होता है, डेवलप मटेरियलिस्टिक एटीट्यूड टूवर्ड्स लर्निंग। ऑप्शन 1 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है। दो कंसेप्ट ऑफ चाइल्डहुड, क्या मतलब होता है चाइल्डहुड से। तो जो बाल्यावस्था है उसकी अवधारणा से यही अर्थ लगाया जा सकता है कि समकालीन सामाजिक संरचनावादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार यह एक सामाजिक संरचना है। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन 2 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है। तो कौन सी बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था की विशेषता यानी मिडिल जो चाइल्डहुड है उसकी क्या विशेषता है। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ कर देते हैं। ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन कौन सी एजेंसियां हैं। तो उसकी एजेंसियां प्राथमिक एजेंसियां हैं। परिवार एवं आस पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की प्राइमरी एजेंसी हैं, यानी प्राइमरी सोशल एजेंसी हैं ये, प्राथमिक सामाजिक एजेंसियां। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो डियर स्टूडेंट, ये था आपका सीटेट के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि आपके आगामी अगस्त 2023 में जो परीक्षा हो रही है 20 अगस्त को, उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आप लगातार अब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व कीजिए, उसके पैटर्न को समझिए कि कहाँ से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बतौर ज़्यादा पढ़ने के अब आपको अपनी स्ट्रेटजी जो अपनानी है स्मार्टनेस के थ्रू अपनानी है, ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर अंकों के साथ आप उसमें सफलता प्राप्त कर सकें। अब पेपर 2 जो है उसके लिए जरूरी है, पेपर 2 के लिए जो आपका खासकर सोशल स्टडीज़ है उसके लिए जरूरी है कि आप जो NCERT किताब है उसको एक बार अवश्य आप पढ़ें, 1 या 2 बार अवश्य पढ़ें। चलिए आज इतना ही, और भी जो प्रीवियस
क्वेश्चन पेपर है चैनल पर अपलोडेड है, 2-3-4 सालों के अपलोडेड है, और पार्ट वाइज सेक्शन वाइज करके भी अपलोडेड है। सीटेट का वो आपका सीटीपी का, सोशल का और हिंदी का भी अलग से अपलोड है। आप चाहे तो चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।